Hello everyone. So in the last class what we have seen drift velocity, the relations between drift velocity and current density we have seen. Okay, ये सब हम लोगों ने देखा था। तो डिराइवेशंस क्या था, मोबिलिटी और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशंस निकाले थे। तो जो मोबिलिटी बोला था उस समय, उस मोबिलिटी को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो मोबिलिटी थोड़ा सा और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। मोबिलिटी क्या होता है? ये मोबिलिटी, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मोबिलिटी ये क्या था? द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट electric field is called mobility. इसको हम लोग मोबिलिटी बोलते थे। दैट इज म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोगों ने पढ़ा था, सिर्फ यहाँ तक ही लिखा था। नेक्स्ट उसके डिराइवेशन में हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए था, तो म्यू इंटू ई करके मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था उस डिराइवेशन में। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, वन थिंग ओवर हियर यू कैन सी, इसका हम लोग ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, निकाला नहीं था उस समय। सो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसके लिए? एसआई यूनिट। इसका जो ऐसा यूनिट होगा हम लोग कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या है? ये तो वेलोसिटी है, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सो दिस इज द कंडक्टर, सपोज दिस इज द कंडक्टर एंड इफ इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, if it is connected to a battery over here and this is the potential difference, then what will be the electric field over here? We say the electric field is E and it is acting from here to here in this direction. Okay, and this is the length L of the conductor. ये L है, लेंथ है कंडक्टर का, ये लेंथ है कंडक्टर का। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन L। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखते हैं? V अपॉन L। And if you remember we have done one derivation dV by dr, उसी से ये रिलेशन आता है। तो यहाँ से मैं E के जगह में क्या लिख सकता हूँ? इन प्लेस ऑफ E व्हाट आई कैन, दिस इज V मीन्स वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय L। सो हियर म्यू विल बी इक्वल टू V और ये कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? वोल्टेज V। नाउ व्हाट इज VD? VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड। तो इसका मैंने यूनिट लिखा क्या है? मीटर पर सेकेंड इनटू दिस इज व्हाट? लेंथ। लेंथ के लिए क्या होता है? मीटर एंड दिस इज व्हाट? वोल्ट। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आप लोगों का? ये वोल्ट होता है। तो ये क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, या इसको क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो ऐसा ही जो यूनिट होगा किसका? मोबिलिटी का। मोबिलिटी का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द यूनिट ऑफ योर मोबिलिटी। व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी गिव्स यू विद व्हाट स्पीड द चार्जेस मूव, आइदर इट मे बी पॉजिटिव चार्ज और इट मे बी द नेगेटिव चार्ज। कितना स्पीड से मूव करता है वो मोबिलिटी हम लोग को देता है। नेक्स्ट लेट अस सी, यू कैन सिंप्लीफाई दिस। मोबिलिटी को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? दिस इज म्यू, ये आ गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे ई लिखा है। नाउ व्हाट वी नो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? यहाँ पे माइनस ई लगाते थे। माइनस ई तो डायरेक्शन दिखाता है, जब डायरेक्शन नहीं देखना है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो माइनस साइन हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट। सो व्हाट विल राइट? दिस इज स्मॉल ई, कैपिटल ई, टाउ। टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और ऑफ कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड करेगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज टाइम होता है कॉलिजन्स का, एक गया टकराया दूसरे के साथ, वो तो टूच टाइम लगेगा। सभी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराता रहता है तो क्या होगा? उसका जो एवरेज टाइम है इसको हम लोग ताऊ से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे क्या लिखते थे? m। तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू पुट कर दूंगा दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? VD इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल E टाउ बाय m और ये आ गया E। ई गया कैंसिल, तो क्या मिलेगा? मोबिलिटी म्यू कैन ऑल्सो बी रिटन एज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिवाइड इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय
एम। सो हम लोग मोबिलिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी, ये मेन फॉर्मूला है। ओके, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एसआई यूनिट, यू हैव टू डू दिस अगेन। If you are asked in terms of average relaxation time, then mobility is given by this equation. Now you can see here m is there. m क्या है? मास है किसका? चार्ज का। यहाँ पे चार्ज का है इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन का मास डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो किसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है? कम। किसके कंपेयर में? प्रोटॉन के कंपेयर में। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बोला था, ये मैथमेटिकली हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। वो तो प्रैक्टिकली समझते थे, ये मैथमेटिकली समझ रहे हैं, क्योंकि डिवाइडेड बाय क्या है? एम। एम क्या है? मास है। किसका मास? चार्जेस का मास। ये चार्ज क्या होता है? आइदर इट मे बी प्रोटॉन्स और इट मे बी इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो क्या होता है? प्रोटॉन के कंपेयर में क्या होता है? कम होता है। अगर मास कम होगा, ये वैल्यू डिनोमिनेटर का वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो मोबिलिटी किसका ज़्यादा होता है? यार इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होता है। ओके, ये था अबाउट योर मोबिलिटी। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी वन थिंग, दैट इज हम लोग पढ़ लेते हैं एक चीज़, दैट इज हम लोग ओम्स लॉ को कैसे डिड्यूस करते हैं। हाउ वी कैन डिड्यूस ओम्स लॉ बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से ओम्स लॉ को कैसे डिराइव कर सकते हैं। डिराइवेशन मीन्स डिडक्शन। ओके, डिडक्शन of Ohm's law from drift velocity। कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट वी नो, दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd is given by small e कैपिटल E tau upon m, ये हम लोग को पता है। अगेन I जो है करंट I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या था? दैट इज इक्वल टू NEA Vd। बच्चों आप लोग को ये सभी फॉर्मूलाज एकदम दिमाग में आना चाहिए एनी टाइम यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द derivations and all the numericals based on this. Okay, so first try to remember this formula. We have done the derivation for drift velocity. This is given by this. This is the current which is given by this. Now we'll put the values of drift velocity here. यहाँ पे तो drift velocity है ना Vd, इसके जगह मैं ये वाला वैल्यू क्या करूँगा? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या मिलेगा? देन I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे? NEA। NEA आ गया। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? दिस इज गिवन बाय E कैपिटल E टाउ बाय m, राइट, टाउ बाय m। तो यहाँ से मैं फिर से क्या करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो दिस इज n, हियर E इज देयर, सो इट बिकम्स E स्क्वायर, दिस इज A, दिस इज E टाउ बाय m। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? आसान है, कुछ नहीं। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या लिखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज V बाय L। अभी दिखाया था मोबिलिटी में ये लिखा था ना अभी, E कैन बी रिटन एज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके, तो मैं ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके जगह मैं क्या लिखूंगा? V बाय L। सो नेक्स्ट I इज इक्वल टू व्हाट आई कैन पुट N स्क्वायर A, दिस इज V, नीचे में क्या आ जाएगा? L। ऑलरेडी क्या था? एक M था, तो ये M है, दिस इज ताउ। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ इस जगह के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस E इज इक्वल टू V बाय L। ओके, यहाँ पे पुट किया है, यहाँ पे क्या पुट किया है? सिंस Vd इज इक्वल टू E कैपिटल E टाउ बाय m। तो E के जगह यहाँ पे Vd को रिप्लेस किया है, इस इक्वेशन में किसको रिप्लेस किया है? E को रिप्लेस किया है। तो यहाँ से तो हम लोग को ओम्स लॉ पहले से हम लोग को पता था, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। R क्या होता है? कांस्टेंट। अगर V बाय I लगा सकता हूँ तो क्या आना चाहिए मुझे? R आना चाहिए, ये कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये V है, वोल्टेज है, और ये क्या है? I। तो अगर मैं V बाय I लिख लेता हूँ, V बाय I, ये V यहाँ है, I को यहाँ नीचे लाता हूँ, तो ये ml किस तरफ जाएगा? ये ml आएगा इस तरफ, तो यह आ जाएगा ml डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? दिस इज n
ई स्क्वायर ए टाउ। दिख रहा है आप लोगों को क्या किया? कुछ नहीं किया, यहाँ पे v था और यहाँ पे i है, तो मैंने क्या किया? v बाई आई निकाला है यहाँ पे। क्यों? हम लोग को पता था ओम्स लॉ में क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो v इक्वल टू आई आर है तो v बाई आई क्या होना चाहिए? r होना चाहिए। तो मैंने जस्ट क्या किया? v बाई आई लिखा है सो दैट आई कैन फाइंड दिस वैल्यू। ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है कि नहीं देख लेते हैं। m क्या है? जैसे मेरे पास एक कंडक्टर है, सपोज दिस इज द कंडक्टर, this is the conductor and this is and potential difference is applied across this conductor and this potential difference is your V, and this is the electric field which is acting from left hand side towards right hand side, and this is the length of the conductor which is equal to how much? L. Okay, now see, so we have got these things. This is what m. What is m? This is the mass of what? Charged particle. What is the charged particle over here? This is the electron. This electron will move in the opposite direction of the electric field because this acts from positive to negative, so electron will get attracted towards the positive side. Okay, this m is what? Constant. Mass of an electron is constant. What is L? L is also a constant because this length is what? Constant for a conductor. एक कंडक्टर के लिए L क्या हो जाएगा? Constant हो जाएगा। N क्या है? What is N? N is the number of electrons present per unit volume, या total number of electrons per unit volume। यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, और यह टोटल नंबर वॉल्यूम में कितना है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। E क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक कंडक्टर में क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता जाएगा क्या? नहीं होगा, वो भी क्या है? कांस्टेंट। टाउ। व्हाट इज टाउ? टाउ को क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज, इसको रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं, नहीं तो कॉलिजन टाइम। एवरेज कॉलिजन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे समझने के लिए मैं लिख देता हूँ एवरेज कॉलिजन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराएगा, सबका एवरेज टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टाउ। तो यहाँ पे ये पूरा वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? v बाई आई इज इक्वल टू r, where ओके, ये ब्रैकेट में हटा के लिखता हूँ, where r is equal to ml divided by n e square a, tau is a constant। ओके, तो आ गया क्या? आ गया ये ओम्स लॉ आ गया। तो ओम्स लॉ में जो r होता है, r का वैल्यू कितना होता है? दिस मच। दिस r इज इक्वल टू ml डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर a टाउ। एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, लेकिन डिराइवेशंस पूछ लेता है एग्जाम में। ये डिराइवेशन पूछा गया था, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, ये पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए ये किया है। यू विल नॉट फाइंड दिस थिंग्स इन योर एनसीईआरटी बुक, ये सब नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया? r का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट, इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। नाउ यू कैन सी व्हाट वी नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रिमेंबर दिस, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। वी नो व्हाट इज रेजिस्टेंस? R इज इक्वल टू रो L बाई A। व्हाट वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई A। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया of the conductor. Now what is R? R is what? Equal to ml divided by n e square a tau। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ this is equal to ml divided by n e square a tau। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रो L by A। सो दिस A और A गया कैंसिल, L और L गया कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी कितना मिलेगा? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर इंटू टाउ। सो ये भी एक फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का। रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, एंड दिस फॉर्मूला दैट इज r इज इक्वल टू दिस मच। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, डिराइवेशन पूछता है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टू वैल्यूज। ओके, so remember this. Now we are going to see, okay, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, थियोरिटिकल क्वेश्चन है। ओके,
हाँ, वो क्वेश्चन कैसा था हम लोग करके देख लेते हैं। वो क्वेश्चन था इस तरह का, ये 2015 में आया था सीबीएसई बोर्ड में। वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ओके, न्यूमेरिकल नहीं था, बट थियोरेटिकल क्वेश्चन भी कैसा पूछता है एग्जाम में आप लोग को आइडिया मिलेगा। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा था, यूजिंग द concept of drift velocity, find the relation between current density and resistivity of a conductor। तो ये क्वेश्चन आया था 2015 में बोर्ड में, ओके। तो ये बोर्ड में एक क्वेश्चन क्या पूछा था, ये वाला क्वेश्चन ये ऐसा है कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिए, क्या बोला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करना है और किसके बीच में रिलेशन निकालना है, करंट डेंसिटी, और किसके बीच, रेजिस्टिविटी। ये रो को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी, राइट। इसके बीच में रिलेशन निकालना है, किसके किसके बीच में रिलेशन निकालने के लिए बोला है, करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो निकालने के लिए बोला है। और किसका कंसेप्ट यूज करने के लिए बोला है, यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस डिराइवेशंस, ओके। सॉल्यूशन देख लेते हैं, एग्जाम में ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना आप लोगों को। तो आप लोग को पता है कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी इक्वल टू क्या है, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। अगेन हम लोग को क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी, ओके। सेम देन हम लोग को क्या पूछा है, J के बीच रिलेशन निकालने के लिए बोले तो J इक्वल टू क्या होता है, I बाई ए। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, I को जब मैं A से डिवाइड करूंगा A इधर आ जाएगा, ओके। और एक लाइन लिख देता हूँ और डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर दिस थिंग, ओके। दिस इज I और A को मैंने क्या किया, दोनों साइड को A से डिवाइड कर दिया, I बाई ए। तो ये क्या आ जाएगा, एन ई वी डी। दिस I बाई ए, I डिवाइडेड बाई ए इज नोन एज व्हाट, current density, so this becomes NeVd, right? So this is your current density. Now this can also be written as J is equal to Ne, and what is Vd? Vd is this, suppose this is equation 1, so this is Ne, what we can write, this is E capital E tau by m। क्या किया यहाँ पे, using equation number 1 को यूज किया है। सो दिस इज J करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम, ये आ गया, राइट। नाउ यू कैन सी वन थिंग, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी रेजिस्टिविटी के बीच में निकालना है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ताउ। यहाँ पे दिख रहा है एम यहाँ है, एन ई ताउ यहाँ है, राइट। यहाँ पे न्यूमरेटर में है, ये तो क्या है, यहाँ पे तो ऐसा फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है। हम लोग को ऐसा फॉर्म में निकालना है तो क्या करेंगे, सपोज मेरे पास एक न्यूमेरिकल आप लोग को समझाने के लिए मैं दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3/5, एक क्या है फ्रैक्शन 3/5। अगर 3/5 को मैं ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ, दैट इज 3 को किससे डिवाइड किया, 2 से, और नीचे जो 5 था किससे डिवाइड किया, 2 से, तो फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वही आएगा 3/5, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो ऊपर वाला नंबर है, ये जो ऊपर में है, ऊपर को मैं किस चीज़ से डिवाइड करता हूँ, E डिवाइडेड बाय दिस इज एन ई स्क्वायर टाउ, इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था, 3 और 5। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये सब, क्योंकि हम लोग को रेजिस्टिविटी के बीच रिलेशन निकालना है, करंट डेंसिटी, इसी के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे m को भी किससे डिवाइड कर देते हैं, एन ई स्क्वायर टाउ। कुछ नहीं किया है, E को नहीं, पूरा टर्म को यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा। किसका पूरा टर्म क्या है यहाँ पे, एन ई स्क्वायर ई टाउ। इस पूरा टर्म को किससे डिवाइड करेंगे हम, एन
स्क्वायर टाउ से। जैसे ये 3 था, ये क्या है 5, तो यहाँ पे ये मान लीजिएगा ये क्या है, ये आपका क्या है वैल्यू सपोज 3 है और ये क्या है 5 है। इस 3 को किससे डिवाइड किया है, यहाँ पे 2 लिखा है, ऊपर में भी 2 से डिवाइड किया है, नीचे में भी 2। यहाँ पे मैंने डिवीजन किससे किया है, n स्क्वायर टाउ से। सिमिलरली इस m को किससे डिवाइड किया है, n स्क्वायर टाउ से डिवाइड किया है। दोनों साइड में डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने से सेम वैल्यू आता है, ओके, क्योंकि कैंसिल जाएगा, 2 कैंसिल जाएगा, लास्ट में और क्या आ जाएगा, फिर से 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज योर J करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या है, n है, ई स्क्वायर है, ई है, टाउ है, तो n और n कैंसिल गया, ई स्क्वायर और ई स्क्वायर कैंसिल गया, टाउ और टाउ कैंसिल गया, तो क्या बचा, सिर्फ ऊपर में क्या बचा, ई, ऊपर में बचा ई, नीचे में क्या है m डिवाइडेड बाय क्या हो गया, n स्क्वायर टाउ, सो दिस बिकम्स n स्क्वायर टाउ। तो ये जो j है इसको हम लोग e लिख सकते हैं, एंड दिस इज m n e स्क्वायर, टाउ क्या है, m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, टाउ क्या है, वो है रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, रेजिस्टिविटी। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ओके, दिस इज comes under your theory, but you should know the formulas, then only you will be able to solve this question. That is the relation between current density and your resistivity is given by this formula, J is equal to E, that is electric field divided by resistivity. Okay, तो ये वाला पार्ट हम लोग का हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। ये दो टॉपिक हम लोग अभी देख लेते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज, सब याद होना चाहिए, ओके। लिख लिख के आप लोग को प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा सब कुछ। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी और डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। मतलब क्या है, इसका एक कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करता है, आप लोग को पता है कोई भी कंडक्टर से जैसे ही करंट फ्लो करता है तो क्या होता है कि वो कंडक्टर क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा उसका रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा। सिमिलरली रेजिस्टिविटी भी चेंज होता है। तो कैसे डिपेंड करता है, तो हम लोग लिखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। सपोज दिस इज ए कंडक्टर, ये कंडक्टर है, राइट। इसका मैं मान लेता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस में जो इसका रेजिस्टेंस है वो क्या है, R है, R 0 है। 0 डिग्री सेल्सियस में इसका रेजिस्टेंस कितना है, R0 है। सिमिलरली इसको करंट फ्लो किया, इससे क्या किया, यहाँ से करंट फ्लो किया, I करंट फ्लो किया। जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और चेंज होके क्या बन गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया सपोज RT, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो जाएगा T डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या था 0 डिग्री सेल्सियस, कुछ देर बाद इसका क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया T डिग्री सेल्सियस। उस केस में रेजिस्टेंस मैंने क्या बोला है, RT है। तो ये जो RT है दिस इज इक्वल टू क्या होता है, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T होता है। ऐसे डिपेंड करता है। वेयर डेल्टा T मीन्स व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज फाइनल टेम्परेचर। यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस है, इनिशियल क्या था 0 था, ओके। सो यहाँ पे तो ये RT भी आप लोग को पता चल गया क्या है, और R0 भी पता चल गया है यहाँ पे क्या है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर ऐसे डिपेंड करता है, ठीक है। ये पार्टिकुलर टेम्परेचर में रेजिस्टेंस जो होगा वो कैसा होगा, R0 लिखेंगे, होल्डिंग इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T करेंगे। डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हम लोग अल्फा का वैल्यू दिया रहता है, ओके। अल्फा का एग्जाम में दिया रहेगा, नहीं तो पूछेगा, इन दोनों का वैल्यू दे देगा
और डेल्टा टी भी आप लोग को दे देगा क्वेश्चन में, अल्फा पूछेगा कितना है वहाँ पे, तो वैसे भी क्वेश्चंस में हम लोग को मिलता है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए सिंपल है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज आर नॉट आ जाएगा प्लस ये क्या आ जाएगा आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। अल्फा चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे है मैंने यहाँ लिखा है, ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आर टी माइनस आर नॉट। सो यहाँ से जो अल्फ़ा होगा वो क्या हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय ये अल्फ़ा आ जाएगा, ये अल्फ़ा है तो आर नॉट डेल्टा टी कहाँ आ जाएगा आर नॉट डेल्टा टी आ जाएगा। सो ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ योर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू डेल्टा टी, यहाँ से मिलेगा। सिमिलरली अगर रेजिस्टिविटी पूछेगा डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, सो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करता है, अगर ये आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं सेम है कुछ नहीं है सेम है आर टी लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है सेम था इसका। ये क्या है पार्टिकुलर टेम्परेचर में रेजिस्टिविटी कितना होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस में इसका रेजिस्टिविटी, और अल्फा जो है यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की जगह इसका नाम क्या बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यही बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, मेन क्या है ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, और ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ से अल्फा कभी भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है, यू कैन फाइंड इट आउट, अगर ये फॉर्मूला है इसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। एग्जाम में अगर अल्फा पूछा तो ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा रो टी माइनस आर की जगह रो लगा देना है, रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो नॉट डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है समझ में आ गया। तो सिंपल है कुछ नहीं, तो ये आ गया नेक्स्ट वाला टॉपिक। नेक्स्ट जो है हम लोग को पढ़ना क्या है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ का लिमिटेशंस पढ़ना है अभी, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का लिमिटेशन। तो हम लोग को पहले तो पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, वेर R इज इक्वल टू क्या आता है V बाय आई, ये क्या होता है एक कांस्टेंट होता है, ये ओम्स ने बताया था। और इसका जो ग्राफ होता है वो किसका होता है, इस तरफ अगर हम लोग वोल्टेज लेते हैं, इस तरफ अगर करंट लेते हैं तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, दिस इज ओम्स लॉ, ओके दिस इज ओम्स लॉ, मैंने समरी करके लिख दिया है। लिमिटेशंस क्या है इसका मीनिंग, लिमिटेशंस मतलब ओम्स लॉ कब फेल हो जाता है, कब ये फॉलो नहीं होता है, ओके कब होता है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो ये जो रेजिस्टेंस है ये आर क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये ग्राफ किसका दे रहा है, ये रेजिस्टेंस का ग्राफ है, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या है आई आर। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसको मैथ्स है उसको तो पता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे अगर ये क्या हो जाएगा, c का वैल्यू क्या होता है 0, ये कांस्टेंट है, तो c का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या है एम एक्स है। नाउ यू कैन सी V इज इक्वल टू आई आर, इसके जैसा है, ये y एक्सिस में है, ये x एक्सिस में है, ओके दिस इज V इज इक्वल टू आई आर। और यहाँ पे ये m को हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ, यहाँ पे स्लोप क्या है r है, V इज इक्वल टू ये r को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इसके साथ मैच कीजिएगा, ये x एक्सिस में क्या है करंट है, y एक्सिस में क्या है वोल्टेज है, ये V है, तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ये वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो m को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ, यहाँ पे क्या है वो r है, ओके। नेक्स्ट यू सी वन थिंग, ये कब फेल होता है ये ओम्स लॉ, जैसे एक प्योर कंडक्टर है, ओके फॉर प्योर कंडक्टर, प्योर एक कंडक्टर है मेरे पास, समझ जाइए खाली चीज़ कैसा है, प्योर कंडक्टर है, इस प्योर कंडक्टर से जब भी करंट फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे मेरे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसका एक
पार्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे पार्टिकुलर टेम्परेचर मान लेता हूँ मैं थीटा डिग्री सेल्सियस में, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर में ये थीटा, ये इसका सपोज रेजिस्टेंस कितना है, आर थीटा है, कब, थीटा डिग्री सेल्सियस में। थीटा कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री। जैसे इसमें से करंट फ्लो किया, क्योंकि जैसे इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा। जैसे ही करंट जाएगा, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हीट हो जाएगा, ये हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने से क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस आर थीटा नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस चेंजेस, क्योंकि अभी फॉर्मूला पढ़ा था, रेजिस्टेंस क्या होता है, आर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। चेंज हो जाएगा ये इसके साथ ये कुछ ऐड आ जाएगा या मल्टीप्लाई करना है। तो सिमिलरली जैसे ही कंडक्टर के थ्रू हीट फ्लो करता है, तो इनिशियली तो जल्दी तो गर्म नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ऐसा नहीं है कि फटक से गर्म हो गया, धीरे धीरे करके गर्म होता है। अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है थ्रू ए कंडक्टर, देन दैट कंडक्टर गेट्स हीटेड अप। ओके, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, गर्म हो जाता है, वायर्स गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा करंट लोड पड़ने से गर्म होता है, उस केस में रेजिस्टेंस चेंज होता है। सो जब से ही कंडक्टर हम लोग मान लेते हैं, तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिख लेता हूँ, सपोज एज करंट फ्लोज एज, ओके, इसका मैं डायरेक्ट ग्राफ दिखाता हूँ, फिर इसका स्टेटमेंट में लिखूंगा। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज। जैसे इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये है इसका ग्राफ, इस तरफ है वोल्टेज और इस तरफ है आपका करंट। ओके, दिस इज योर करंट एंड दिस इज योर वोल्टेज। व्हाट यू शुड नो दैट फॉर ओम्स लॉ दिस शुड बी ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक्चुअल केस में ऐसा होता है। ओके, यहाँ से लेकर, ये ओरिजिन है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक क्या था, वो सपोज ए, ये डैश लाइन है। ओके, हियर, ओके, ये क्या है, एक प्योर कंडक्टर के लिए हम लोगों ने लिखा है केस 1। ये कौन सा है, सपोज केस नंबर 1, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए मटेरियल, whenever current flows through a material, then what happens, the materials get heated up. Because of that, what happens, the resistance changes. As the resistance changes, the Ohm's law, where we know that the slope of the graph should be a straight line, it does not remain straight. It remains straight up to a particular point, and after that it starts bending. Okay, ये बेंड कर जाता है तो ये Ohm's law फेल हो जाता है। किस केस में, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये Ohm's law फॉलो नहीं होता, मतलब ये R का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। रिमेंबर, R का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज, तो उस समय Ohm's law हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे डैश लाइन क्या दिखाता है, डैश लाइन ये क्या होता है, लीनियर Ohm's law shows linear Ohm's law. Okay, this should be the Ohm's law, and the straight line and the bending line, ये तो straight यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से bend हो गया, तो bending line shows that resistance, okay, इसको resistance का जगह shows that R is not constant as the graph bends for a कंडक्टर। एक प्योर कंडक्टर में अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, एक प्योर कंडक्टर है, दिस इज प्योर कंडक्टर, रिमेंबर ये प्योर कंडक्टर है। प्योर कंडक्टर में क्या हो जाएगा, अगर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो धीरे, ये तो Ohm's law फॉलो करता रहेगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और इसको जाना चाहिए था ऐसा स्ट्रेट। अगर स्ट्रेट ग्राफ मिलता हम लोगों को तो क्या मिलता कि R का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं वैल्यूज, यहाँ पे ये वाला वैल्यू v को i से डिवाइड करेंगे तो जितना वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे भी v का वैल्यू i का वैल्यू जितना डिवाइड करेंगे उतना ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग वैल्यू मिलेगा। लेकिन ये डैश लाइन में अगर रहता तो क्या मिलता, सेम वैल्यू मिलता, तो कांस्टेंट रहता हमेशा R का वैल्यू कांस्टेंट। लेकिन R का वैल्यू चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर राइज, एंड दिस टेम्परेचर राइज टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट।
ओके, तो इसलिए ओम्स लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो केस 1 में क्या होता है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टर मान लेते हैं, ये कंडक्टर के लिए है, थ्रू ए कंडक्टर, देन द कंडक्टर gets heated up and the resistance does not remain constant and its value changes. Okay, hence its value changes. So R is not constant. अगर R कांस्टेंट ही नहीं होगा तो ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा पहला वाला केस में फॉर कंडक्टर। ओके, ये हमेशा क्या आना चाहिए था, कांस्टेंट आना चाहिए था। तो कांस्टेंट नहीं आता है कब, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा थ्रू ए कंडक्टर, तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इट वाज द मेन थिंग। नेक्स्ट केस 2 देखते हैं। केस 2 वाला ग्राफ, यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ। ओके, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं आता है ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करके अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, फुल मार्क्स मिलेगा। दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सेकंड केस इज फॉर योर डायोड्स। ये तो अभी मिला ही नहीं आप लोग को, थोड़ा सा क्या है, चैप्टर नंबर जो 14 है हम लोगों का, वो सेमीकंडक्टर्स है एंड डायोड्स है। तो डायोड में क्या होता है, वो अलग टाइप ऑफ मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टर है, तो उसमें ओम्स लॉ कैसा फॉलो करता है, उसके लिए एक ग्राफ है। डायोड्स में कैसे बिहेव करता है, डायोड है, इस तरफ लेते हैं हम लोग करंट, दिस इज करंट, दिस इज इन माइक्रो एम्पियर एंड दिस करंट इज इन मिली एम्पियर। तो देखिए इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो आई यहाँ पे मिली एम्पियर में होता है और यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में होता है नीचे वाला ग्राफ। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। किसके लिए, डायोड्स के लिए। फिलहाल अभी याद कीजिएगा, चैप्टर नंबर जब हम लोग 14 पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, वहाँ पे सब आ जाएगा। फिलहाल अभी ग्राफ देखिए, इस डायोड में कैसा होता है, इस तरफ वोल्टेज होता है फॉरवर्ड वोल्टेज, यहाँ पे बोलते हैं हम लोग रिवर्स वोल्टेज। तो ऐसा होता है इसका ग्राफ। तो यहाँ पे भी देखिएगा, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है आर का, ऐसा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, इतना वोल्टेज में करंट कितना है, इतना वोल्टेज में करंट कितना है, करंट इतना सा है, राइट। फिर थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, करंट क्या है, इतना आ जाएगा। तो V/I कांस्टेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आएगा ही नहीं, राइट, कांस्टेंट होगा ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है। एक पार्टिकुलर वोल्टेज में करंट कितना है, यहाँ पे कम है, फिर इस वोल्टेज में करंट कितना होगा, इतना हो गया। अचानक से इस पार्टिकुलर वोल्टेज के लिए देखिए करंट कितना बढ़ गया, क्योंकि ये ग्राफ में हम लोग करंट देख रहे हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। तो रिमेंबर फॉर नाउ, फॉर द टाइम बिंग, जैसे ही स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा ओम्स लॉ फेल्स। ये किसके लिए होता है, डायोड के लिए होता है। एंड द थर्ड वन इज फॉर सेमीकंडक्टर, थर्ड केस, जहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। जहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक मटेरियल है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओके, नेक्स्ट आता है फॉर सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर में आता है गैलियम आर्सेनाइड, GaAs। गैलियम आर्सेनाइड क्या है, एक मटेरियल है, ये सेमीकंडक्टर है। इसमें ग्राफ कैसा दिखता है, अभी देखिएगा, इसके लिए ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरफ है वोल्टेज, इस तरफ है करंट, तो इसमें ऐसा मिलता है हम लोगों को। ग्राफ थोड़ा सा इस टाइप का आता है, ग्राफ याद कर लीजिएगा, ऐसा नेचर का आता है। तो इफ़ यू कैन सी, देखिएगा यहाँ पे जो करंट का वैल्यू है, ये इतना सा करंट होगा, यहाँ पे भी करंट का जो वैल्यू है क्या है, इतना वैल्यू आएगा करंट, क्योंकि यहाँ पे जो करंट होगा
क्योंकि ये पैरेलल वैल्यू क्या देगा, जैसे यहाँ पे क्या है 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, दिस इज 3 एम्पियर, मतलब ये 3 एम्पियर मतलब ग्राफ में यहाँ पे क्या है 3 एम्पियर होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 3 एम्पियर, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज क्या है 0 है, सपोज यहाँ पे वोल्टेज कितना है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब 1 वोल्ट में भी करंट कितना है 3 एम्पियर, 3 वोल्ट में भी करंट कितना है 3 एम्पियर है। समझ में आ रहा है। तो फॉर ए पर्टिकुलर for different voltage we get same amount of current. Here for different voltage we get same current, hence R, that is V by I, is not कांस्टेंट। तो V बाई आई कांस्टेंट नहीं होगा, किस केस में सेमीकंडक्टर में, किस केस में डायोड्स में, और जब कंडक्टर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो हीट अप हो जाएगा, तब भी R कांस्टेंट नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है ओम्स लॉ फेल हो जाता है। ये ग्राफ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये और पहला वाला ग्राफ कहाँ गया, वो बैंड हो जाएगा, वो हमने मिटा दिया है। तो यही चीज़ पढ़ना था, आप लोग ध्यान दीजिए। आज जो चीज़ पढ़ा है, लास्ट क्लास में जो चीज़ पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस चैप्टर्स, यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। और इस बार तो आप लोग को MCQs भी दे दिया है, लास्ट ईयर से चेंज किया गया है कि 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का MCQs आता है। तो ये MCQs में भी बहुत सारा फार्मूलाज पूछ देता है, जैसे हम लोग डिराइव कर रहे थे फार्मूलाज, उस फार्मूला में पूछ देगा आप लोगों को क्वेश्चन। तो फार्मूलाज हमेशा याद होना चाहिए, कहाँ से आया फार्मूला वो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। ओके, विल एंड इट हियर।